Assalamualaikum, and today our topic is shapes of orbitals। और orbitals की हमने पहले डिस्कस किया था कि एक जो हमारा ऑर्बिट होता है जिसको हम शेल भी कहते हैं, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सम ऑर्बिटल्स जो कि सब शेल्स होती हैं, एंड ईच सब शेल हैज लाइक टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन इट। आज हम उन्हीं सब शेल की शेप्स को डिस्कस करेंगे, एंड देन हम बात करेंगे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी पे। ओके, तो हम थ्री डायमेंशनल स्पेसेस में इनकी जो है ना वो शेप्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। सबसे पहले वी हैव अवर एस ऑर्बिटल, एंड एस ऑर्बिटल हैज अ स्फेरिकल शेप, और ये इस तरह से कुछ होता है। देन वी हैव पी, एंड पी के आगे से थ्री डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी, and all the three are dumbbell shaped। So all the three are the dumbbell shaped। P has two lobes, D has four lobes। अच्छा, अब P के दो lobes होते हैं, एक स्मॉलर होता है एंड एक लार्जर होता है, और इसकी कुछ इस तरह से शेप आती है। ये पी एक्स है, देन वी हैव पी वाई, एंड देन वी हैव पी जी। तो इस तरह से एक स्मॉलर रीजन होता है और एक लार्जर रीजन होता है, and this is how we represent P in shapes। And next we have our d orbital, और d के आगे से 5 होते हैं। we won't be trying all that, but इसका आप ये याद रख लो कि इसकी जो है ना 4 lobes होते हैं, and except dz square, and dz square में जो है ना ये कुछ इस तरह से होती है कि एक, वैसे नॉर्मली जो d होता है उसकी शेप कुछ 4 लोब्यूलर होती है इस तरह से, लेकिन ये ऑल बाकी चारों की है, लेकिन जो डीजी स्केयर है दैट हैज लाइक अ लिटिल लोब हेयर एंड अ रिंग रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो ये एक छोटा सा साथ रिंग शेप स्ट्रक्चर इसकी लगता है। तो दैट इज हाउ डी जी इज। एंड एफ के जो ऑर्बिटल्स होते हैं दैट आर एफ, एफ हैज लाइक 7 ऑर्बिटल्स एंड इनकी शेप्स कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो उनको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन दे हैव लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। इसके 5 होते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल के आगे डीजनरेट ऑर्बिटल्स जितने भी होंगे उन सब में जो एनर्जी डिवीजन होगी दैट वुड बी सेम, और इनकी जो है ना लाइक इनकी एनर्जी सेम होगी। और जब इनकी डीजनरेट ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, तो लेट्स से अगर डी के 5 हैं, डी एक्स, डी वाई, डी, सॉरी, अगर लेट्स से पी के 3 है, पी एक्स, पी वाई, पी जी, तो होता ये है कि जब हम फिलिंग करते हैं, हमने हुंड रूल में बात की थी, मैं दोबारा यहाँ पे कर रही हूँ कि तो हम पहले इस एक को फिल करेंगे, फिर दूसरे को फिल करेंगे, फिर तीसरे को फिल करेंगे, फिर इसको डबल फिलिंग की तरफ जाएंगे। अगर हम पी एक्स, पी वाई, पी सी की इस तरह से फिलिंग कर रहे हूँ कि हम ऐसे फिलिंग करते हैं, इफ़ यू हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स हेयर, तो एंड वी लाइक fill it this way,
तो ये रॉन्ग वे है एंड दिस वे हियर इज द करेक्ट वे। तो ये आपने छोटी सी बात है, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये मोस्टली एमसीक्यूज क्वेश्चंस में आ भी जाती है कि हाउ इट्स गोना फिल इट अप। तो ये जो है ना, ये आपने याद रखना है। मेक श्योर टू मेमोराइज इट करेक्टली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यू हैव टू नो कि हाउ वी लाइक एक्सप्लेन दिस थिंग, कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की किस तरह से हो रही है, और लाजमन लाजमन इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट वी हैव आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, तो आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी गिवन टू आयोनाइज एलिमेंट टू आयन। अच्छा, हमारे पास कोई भी एक आयन होगा ना, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाएगी, हीट दी जाएगी, जो कि उसको कार्बन प्लस बना देगी या माइनस बना देगी। कार्बन प्लस और माइनस, या फिर हाँ, उसको कार्बन प्लस और कार्बन माइनस बना देगी, या फिर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन प्लस या हाइड्रोजन माइनस बना देगी, या फिर ऑक्सीजन को ऑक्सीजन प्लस या माइनस बना देगी। तो दैट इज दी, सॉरी माइनस नहीं, प्लस। सो दैट इज दी आयनाइजेशन एनर्जी। लाइक हमने एक एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाना है। गिव इट्स इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग पॉजिटिव आयन। तो बेसिकली होता क्या है कि एक एलिमेंट होता है और हम उसको जो है ना गैसियस स्टेट में एक एनर्जी देते हैं, एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो टेक्स द एलिमेंट, और वो एलिमेंट को कंपाउंड आयन बना देती है, और जो है ना एनर्जी निकल जाती, लाइक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। इट इज द एनर्जी गिवन। तो ऑब्वियसली इट्स अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आपने ना रिएक्शंस के साथ साथ लिख लेना है कि इज इट एंडोथर्मिक रिएक्शन, इज इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देन वी विल बी डिस्कसिंग इट्स ट्रेंड कि ये पीरियोडिक टेबल में कैसे वर्क करती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, वो पहले हम पीरियड की बात कर रहे थे, इन पीरियड। तो पीरियड का मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम ट्रेंड जब भी डिस्कस करेंगे तो हम लेफ़्ट टू राइट की बात कर रहे होते हैं, लेफ़्ट टू राइट। तो इट इंक्रीजेस। अच्छा, अब वो क्यों इंक्रीज करती है, उसके अब डिफरेंट रीजंस हैं। हम एक एक करके सबको पहले तो लिख लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे। और उसका फर्स्ट रीज़न है कि उसका पहला रीज़न होगा कि साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीज, रेडियस डिक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज, न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस।
तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो हमने क्या करना होता है बेसिकली कि एक इलेक्ट्रॉन के जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव कराना है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड जाते हैं साइज डिक्रीज होता है। पहले वो लेट्स से फर्स्ट में वो थर्ड शेल पे होगा तो लाइक फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप में वो अगर लेफ्ट थर्ड शेल पे होगा तो वहीं राइट मोस्ट कॉर्नर में जो है ना वो मे बी फर्स्ट शेल पे पहुंचा हो, तो साइज डिक्रीज कर रहा है। प्रोटॉन्स आल्सो इंक्रीजेस, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस। अच्छा, अब वो जो इंक्रीज हो रहा है उसके लिए उसका फिर क्या होता है कि इट इंक्रीजेस द न्यूक्लियर इफेक्ट ऑन द एटम। कि पहले अगर तो डिस्टेंस ज़्यादा था तो न्यूक्लियस की फोर्स इतनी प्रोमिनेंटली नहीं लग रही थी और इट वाज लाइक अब न्यूक्लियस की फोर्स डिवाइडेड थी। लेकिन अब जैसे जैसे वो क्लोज आएंगे न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो रहा है बिकॉज उसको इतनी दूर जाके इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स नहीं लगानी पड़ी, साइज इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो दिस वुड इवेंचुअली इंक्रीज द एनर्जी डेट इज रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली अगर वो न्यूक्लियस ने उसको होल्ड ज़्यादा मजबूती से किया हुआ है तो it would take a lot of energy to knock that one electron out। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर इंक्रीज डिस्टेंस है न्यूक्लियस और जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है उसमें फासला बहुत ज़्यादा है, तो फिर न्यूक्लियस की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होगी उस इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करी, तो हम बहुत इजीली जो है ना उस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवा सकते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न। और ऑपोजिट ट्रेंड जो होता है वो इन ग्रुप फॉलो होता है। अगर हम इन ग्रुप की बात करें तो इन ग्रुप वी हैव द ऑपोजिट ट्रेंड। और उसकी रीज़न यही होती है कि जो है ना लेफ़्ट टू राइट लाइक टॉप टू बॉटम अगर हम इन ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही होती है। और डिक्रीज क्यों कर रही होती है? बिकॉज न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ जाता है। जितने हमने ऊपर पैरामीटर्स डिस्कस किए ना वो यहाँ पे ऑपोजिट हो रहे होते हैं कि चार्ज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है और न्यूक्लियस की जो एनर्जीज हैं वो कम हो रही होती हैं। तो इस वजह से ना हम बहुत इजीली न्यूक्लियस की फोर्स इतनी स्ट्रांगली हेल्ड नहीं रहती, तो हम बड़े इजीली जो होते हैं ना वो एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवा लेते हैं। सो दिस इज द रीज़न। फिर उसने जो है वो एनोमलीज बताई हुई हैं कि 5A की जो होती है ना दैट हैज़ द ग्रेटर 5A ग्रुप में ग्रेटर होती हैं। और इसमें ये रीज़न है इसका जो partially filled electrons होते हैं like degenerate orbitals होते हैं that are partially not partially filled, they are half filled now। और half filled कोई भी degenerate orbital होते हैं ना या तो वो मोस्ट स्टेबल तब होता है, ये हमने आई गेस पहले भी बात की थी या नहीं। तो मोस्ट स्टेबल वो तब होगा जब इस या तो वो फुल फील्ड होगा, फुली फील्ड, या वो हाफ फील्ड होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना उसको स्टेबिलिटी देती हैं। तो 5A में क्या होता है कि वो हाफ फिल्ड हो जाता है, तो दैट्स व्हाई इट्स मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द अदर कंपाउंड जो एनी ऑफ द अदर ग्रुप जो कि उसके साइड्स में है। और इसी वजह से जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा सा डेविएट करता है। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग। उसमें सबसे पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये और अब यहाँ पे उसने एक छोटी सी बात की हुई है अकॉर्डिंग टू कुमल, दिस इज जस्ट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं एंड दैट इज के जो है ना डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, कुछ इस तरह से। तो अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना तो फोर्स एंड डिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बल्कि r is the distance square। So these are inversely proportional and that is the basic
रीज़न वो बस यहाँ पे उसको जो है ना वो कूलम्स लॉ से रिलेट कर रहा है। एंड देन एटॉमिक रेडियस, सो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, हमने यही बात पहले कर ली कि हाउ इट डिक्रीजेस और कैसे जो है ना इट मूव्स लाइक डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो कौन कौन से पैरामीटर इफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, हमने शील्डिंग इफेक्ट को नहीं डिस्कस किया, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। अम, अब अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, तो ऑफ हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे इंक्रीजेस, और इलेक्ट्रॉन के जो है ना वो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो ऑब्वियसली बात है जो न्यूक्लियर चार्ज होते हैं वो डिक्रीज होता है आउटर इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस की जो एनर्जी है वो कम होती है। एंड shielding effect is the effect that makes it easier to remove an electron। तो वो बस तीन चार चीज़ों को ना आपस में को रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट उसके बाद पैरामीटर है स्पिन पेयर रिपल्शन। स्पिन पेयर रिपल्शन मीन्स कि हमने स्पिन की बात की थी कि हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिन लाइक दे कोरिलेट, और वो कैसे स्टेबलाइज करती हैं एक इलेक्ट्रॉन को, एक ऑर्बिटल को एक शेल में। तो जब हाफ फिल्ड होती हैं तो जो लाइक स्पिन पेयर है दैट इंक्रीजेस और रिपल्शन इंक्रीज हो जाती है। और उस इंक्रीज्ड रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि लेट्स जस्ट से कि हमारे पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो उसकी स्पिन रिपल्शन मैक्सिमम हो जाती है। अब ये हाफ फिल्ड है, सॉरी, इफ़ यू हैव 5, तो ये हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है। यहाँ पे जो इसकी स्पिन रिपल्शन है ना ये मैक्सिमम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है ना वो इजीली रिपल्शन अब मैक्सिमम होगी है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल कर रहे हैं। तो एटम जो है ना वो अनस्टेबल हो रहा है, तो वो स्टेबिलिटी लाने के लिए जो है वो लाइक इट कैन जस्ट नॉक वन इलेक्ट्रॉन आउट। उस पॉइंट पे अगर हम उसको थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे ना तो इट वुड जस्ट लाइक वो अपने आप से ही वो दे देगा इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे ही है कि हम ऑलरेडी अगर एक रूम है और उसमें बहुत ज़्यादा बंदे हैं और हम उसमें से किसी एक को बोलें कि तुम बाहर आ जाओ, तो इट वुड हैप्पीली कम, लाइक उसको कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई एक ऐसा रूम है कि जिसमें ऑलरेडी 3 बंदे रह रहे हैं एंड दे आर क्वाइट कंफर्टेबल विद देयर लिविंग और वो अपनी जगह पे स्टेबल हैं, तो उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग पावर या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी to move out। So this is the convincing power here is actually the energy we are giving to the electron। सही। तो that was it। Now there is this trend of ionization energy, periodic table organization। इसमें सारी वही चीज़ें हैं that we have already discussed। और फिर वो ionization energy को कंपेयर कर रहा है डिफरेंट ग्रुप्स की। एंड लाइक और यहाँ पे हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट एनर्जी एंड सेकंड एनर्जी एंड थर्ड एनर्जी। तो बेसिकली मैं इसको आपको ना इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। इट्स लाइक लेट्स जस्ट से हमने पहले जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करवाया, तो जो एनर्जी लगी उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन फिर हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन अब नॉक करवाया, लाइक एक ऑलरेडी Na+ था और उससे हम सेकंड इलेक्ट्रॉन करवा रहे हैं रिमूव, तो उसमें जो एनर्जी लगेगी दैट वुड बी अवर सेकंड Ie। इसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर तो एक इलेक्ट्रॉन है सॉरी एटम है एंड उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी
सेकंड की कम होगी और थर्ड की बहुत हाई होगी, बिकॉज अब वो डिफरेंट शेल पे जा रहा है और वो शेल न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब है, वहाँ न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यही बात अगर हम करेंगे, अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो तीनों की वैल्यूज हाई होगी, लेकिन फोर्थ की बहुत हाई होगी। लाइक जो एनर्जी गैप है ना, दैट वुड बी ग्रेटर जब हम मूव करते हैं फ्रॉम अ डिफरेंट, लाइक एक शेल से डिफरेंट शेल में मूव करते हैं, तो जो एनर्जी गैप आता है हमारे पास, दैट इज ह्यूज, और वो वहाँ पे एक ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है। अगर हम एक अननोन एटम की, लाइक लेट्स जस्ट से कि हमारे पास एक एटम है और हमें नहीं पता कि हमने उसको कौन से ग्रुप में डालना है, कौन से पीरियड में डालना है, तो हम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जीज चेक करेंगे और जहाँ पे गैप मैक्सिमम आएगा, लेट्स जस्ट से कि मेरे पास एक एटम है और उसमें जो है ना वो थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो मुझे नहीं पता कि अब वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो जब मैं एनर्जी का गैप डिस्कस करूंगी, जब मैं आयनाइजेशन एनर्जीज को रिलेट करूंगी, तो मुझे मैं द साइंटिस्ट वुड फील कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, लेट्स से उसकी वैल्यू 100 आई है, जो सेकंड है उसकी वैल्यू 200 आई है, जो थर्ड है उसकी वैल्यू 300 आई है, लेकिन जो फोर्थ है ना उसकी वैल्यू वैल्यू सडनली 1000 आई है। तो मैं उस गैप को जो है ना वो लाइक एनालाइज करूंगी उस गैप से कि जो शेल था ये कौन सा शेल था। तो दिस इज हाउ इट इज यूज्ड टू लाइक कि इस एक सर्टेन एटम की, एक सर्टेन एलिमेंट की पोजीशन क्या है इन अवर पीरियोडिक टेबल, और फर्दर दिस पोजीशन इज यूज्ड टू लाइक कोरिलेट द थिंग्स, और फिर हम उसको जो है ना पीरियोडिक टेबल असेंबलिंग में, जो अर्लियर पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुए थे, जो उनकी अरेंजमेंट है, उसमें एक मेजर फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी भी है। अब जैसे एक एग्जांपल में बता रहा है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 496 किलो जूल एंड द सेकंड इज 4960। तो गैप इज रियली वेरी ह्यूज, तो हम इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप से है, क्योंकि इसकी सेकंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर तो इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो दैट मीन इट वुड बी इजियर फॉर इट टू गिव द सेकंड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं आता, आता लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। अब जैसे सेकंड केस में वो डिस्कस कर रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज 3735 एंड सेकंड इज 1443, तो दैट मीन्स कि उसके डबल है, तो दैट्स काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल। तो हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि उसी एक शेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकला है, लेकिन वो जो थर्ड की बात कर रहा है दैट इज 7000, तो गैप बहुत ह्यूज हो गया है। तो हम इस चीज़ से अंदाजा लगा रहे हैं कि जो हमारा सैंपल आइटम है, जो सैंपल एलिमेंट है, दैट इज फ्रॉम सेकेंड ग्रुप के, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सही। सो दिस वाल ऑल, और इसके आगे कंसेप्ट असेसमेंट है, हाउ डज द trend in ionization energy across the periodic reflect the atomic structure and effective nuclear charge। स्ट्रक्चर को वो किस तरह से कर रहा है कि स्ट्रक्चर कंसाइज हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, और उसकी वजह से जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड इज इंक्रीजिंग। एंड देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी हमने डिस्कस कर लिया कि न्यूक्लियर चार्ज जब अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है, सॉरी, across the period increase होता है, तो it would tend to increase the ionization energy, which factor contribute to the general decrease in a group। तो जितने factors हमने ऊपर ionization energy में discuss किए थे, they are all the same, लेकिन इनके trend reverse हो जाएंगे, like down the group क्या क्या increase कर रहा है और क्या क्या decrease कर रहा है। Then we have in the term of ionization energy, why do noble gases possess higher? Okay, so noble gases are like um, they have the maximum electron in their outermost shell, और उनकी shell complete होती है, stable होती है। So their sizes are very small and their shell size is really like shell is completely filled, और उनमें number of protons maximum होते हैं।
तो डैट मीन्स दे आर केमिकली इनरिएक्टिव। हम हमेशा रिएक्शंस की तब बात करते हैं देन व्हेन वी नीड स्टेबिलिटी। तो नोबल गैसेस आर ऑलरेडी स्टेबल इनफ, लाइक वो इतनी स्टेबल है कि उन वो रिएक्शन ही नहीं करती। अब हमने बात की थी कि लाइक रूम में पर्सनस की हमने एग्जांपल की थी। तो अगर हमने 3 बंदों की बात की थी, वो स्टेबल रह रहे हैं, तो उनको हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनको निकालने के लिए। लेकिन एक सिंगल पर्सन है, वो अपनी मर्ज़ी से एक रूम में रह रहा है, तो हमें लाइक इम्पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी वी नीड टू कन्विंस दैट पर्सन। सो इट्स दैट विद नोबल केसेस कि वो जो है ना, वो केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं, वो इतनी स्टेबलाइज्ड होती हैं। दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क। लाइक आज हमारा अब होपफुली कल या अपकमिंग दिस वीकेंड हमारा ये वाला जो है ये कंप्लीट हो जाए चैप्टर, एंड देन वी विल बी मूविंग टू अवर केमिकल बॉन्डिंग। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।